गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और एक क्वेश्चन से उसके आसपास की थ्योरी को भी करेंगे। यानी कि जब एक क्वेश्चन करवाऊंगी तो उसके साथ साथ आपके 4-5 क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, यानी कि क्वेश्चंस की फॉर्म में थ्योरी करेंगे हम। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निकट दूर सिद्धांत। निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आपको टॉपिक ध्यान में आना चाहिए कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन होगा। उस टॉपिक को याद करोगे, उसके आसपास की चीजें याद करोगे तो वो क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व होता जाएगा। निकट दूर सिद्धांत यानी कि आप सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहां से बना हुआ है, विकास के नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब विकास के नियम के अंदर 14-15 रूल पढ़ते हैं हम। अब 14-15 के अंदर एक हम दिशा का नियम पढ़ते हैं, विकास की दिशा का नियम। विकास की दिशा का नियम, इसके अंदर क्या पढ़ते हैं कि एक आदमी का विकास, एक बच्चे का विकास 2 डायरेक्शन में होता है। यानी कि उसकी दिशा, विकास की दिशा कितनी होती है, 2 दिशा होती है। एक विकास तो होता है सिर से पैर की तरफ, यानी कि बच्चे के अंदर जब डेवलपमेंट होती है तो पहले उसका सिर बनता है, फिर उसके यहाँ कंधों के ऊपर उसका डेवलपमेंट होता है, फिर उसकी हाथें ताकतवर होती हैं, फिर धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर रीढ़ की हड्डी मजबूत बनेगी और फिर उसके पैरों के अंदर मेच्योरिटी आएगी। तुमने छोटे बच्चे को पैदा होते ही देखा होगा कि सबसे पहले उसका सिर बड़ा होता है, ठीक है, और जब उसको गोदी लिया जाता है तो इस तरीके से गोदी लिया जाता है। थोड़े 2-3 महीने के बाद उसको ऐसे गोदी लेना शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसे गोद में क्यों लेते हैं, क्योंकि उसके सिर का विकास हो चुका होता है, यानी कि अपने सिर के ऊपर वो कंट्रोल करना सीख लेते हैं। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, रीढ़ की हड्डी पर कंट्रोल बनाता है, वो बैठना सीखता है, फिर उसके बाद वो चलना सीखता है। यानी कि विकास कौन सी दिशा में हो रहा है, उसका सिर से पैर की तरफ उसका विकास हो रहा है। एक और दिशा बताई जाती है जिसके अंदर क्या कहा जाता है, केंद्र से दूरी, यानी कि पास से दूरी या केंद्र से दूरी। अब केंद्र किसको माना जाएगा, जब बॉडी पार्ट को इस तरीके से डिवाइड करें तो जो बीच वाली हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको केंद्र माना जाएगा, और फिर ऐसे हाथों की तरफ यूं 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 से यूं जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, दूरी। यानी कि पास से दूरी, केंद्र से दूरी, समीप से दूरी, ये एक ही नियम के नाम है। इसमें क्या होता है, बच्चा जैसे पलटना सीखता है तो सबसे पहले मजबूती किस पर बनती है, उसकी रीढ़ की हड्डी पर मजबूती बनती है, तभी तो वो पलटना सीखता है। फिर कोई चीज को उठाना सीखता है तो वो दोनों हाथों से ऐसे कोई भी वस्तु को उठाता है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई टॉय उसके सामने रखा है, दोनों हाथों का यूज करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो एक हाथ से उठाता है और फिर धीरे धीरे करके वो 2 उंगलियों का यूज करने लग जाता है। यानी कि क्या होता है, विकास कहाँ से कहाँ चलता है, केंद्र से दूरी की तरफ। तो इनके नाम क्या होते हैं, इनको इंग्लिश में नाम तो एक ही तरीके से पूछा जाता है और हिंदी में इसके कई सारे नाम दे देते हैं। जैसे कि इसको बोलते हैं मस्तक बोध, मस्तक बोध, या इसी को बोल देते हैं शिरोपुंज, सिर से पूंछ की तरफ, शिरोपुंज, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निकट दूर, निकट दूर सिद्धांत, समीप दूर, समीप दूर, या केंद्र से दूरी, केंद्र दूर सिद्धांत, ठीक है। जब हिंदी इंग्लिश में नाम याद करें तो इसको बोलते हैं प्रोमॉक्सीडिस्टल, प्रोमॉक्सीडिस्टल, और इसको बोलते हैं सेफ्लोकॉडल, सेफ्लोकॉडल। इंग्लिश में यही नाम रहेंगे और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मस्तक बोध या मस्त बोध या शिरापुंज, सिर से पैर की तरफ, या इसको बोल देते हैं हेड टू टो, हेड टू टो। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग नाम से पूछा गया है। ये दोनों नाम तो आप याद रख लोगे तो अच्छी बात है, क्यों इंग्लिश में यही नाम है। बाकी आप आइडिया लगा सकते हो कि मस्तक बोध सिर से पैर की तरफ, शिरोपुंज सिर से पूंछ की तरफ, हेड टू टो ये भी क्या है, सिर से पैर की तरफ, और ये है समीप से दूर। यानी कि विकास के दिशा के 2 नियम पढ़े जाते हैं, एक तो सिर से पैर की तरफ और एक केंद्र से दूरी की तरफ। केंद्र किसको माना जाता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसको केंद्र माना जाता है। यहाँ पूछा गया है निकट दूर सिद्धांत। निकट दूर मतलब केंद्र से सिरों की ओर, इसी को बोल दिया जाता है केंद्र से सिरों की ओर, केंद्र से सिरों, सिरे किसको माना जाता है, ये जो फिंगर्स है इसको सिरे माना जाता है, केंद्र से सिरों की ओर। अब इस सिरों का मतलब ये नहीं है कि हेड, ठीक है,
दूसरा है ऊपर से नीचे की ओर। अब ऊपर से नीचे की ओर निकट से दूर पूछा गया तो ऊपर से नीचे कैसे हो सकता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऊपर से नीचे वाला दोनों और बराबर, ये भी नहीं होता। नीचे से ऊपर की ओर ये कोई नियम ही नहीं है, तो कौन सा बचा, केंद्र से सिरों की ओर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कहां से पूछा गया था, विकास के नियम। इसी तरीके से एक क्वेश्चन के साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चंस करते चलेंगे हम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है। ये सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सेम टॉपिक से पूछा गया है। जो विकास के बहुत सारे सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें से देखो कौन कौन से है यहाँ पर। यह निरंतर चलने वाली क्रिया, जो विकास है वो हमेशा निरंतर चलने वाली क्रिया होती है, वूम टू टूम चलती है। गर्भ से ही विकास शुरू हो जाता है, शारीरिक विकास बच्चे का गर्भ से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ये तो विकास का सिद्धांत हो गया। यानी कि डेवलपमेंट क्या होती है, एक होती है आपकी वृद्धि और एक होता है डेवलपमेंट। वृद्धि तो 16-17 साल के बाद बच्चे की रुक जाती है, यानी कि वृद्धि के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, शारीरिक वृद्धि, जिसका वेट, जिसका हाइट, ये सब तो 16-17 साल तक रुक जाती है। लेकिन विकास है वो वृद्धि का ब्रॉड रूप है। ठीक है, विकास के अंदर क्या आता है, आपका शारीरिक पक्ष भी आता है, मानसिक पक्ष भी आता है, सामाजिक पक्ष भी आता है और संवेगात्मक पक्ष भी आता है। यानी कि जब ये चारों पक्ष मजबूत होंगे तभी हम क्या कहेंगे, एक बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट हो रहा होता है। जब बच्चा प्रेगनेंसी टाइम में होता है तो डॉक्टर उसका सोनोग्राफी टेस्ट करके क्या बताता है कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी है। ग्रोथ क्या होती है, वृद्धि, और विकास क्या होता है, डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होती है, एक तो होती है ग्रोथ, ठीक है, और एक होता है डेवलपमेंट। ये जो ग्रोथ है इसको तो बोलते हैं वृद्धि, और डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है, विकास। जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होता है कि वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है। वृद्धि तो क्या होती है, इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेते हैं, शारीरिक पक्ष लेते हैं। और विकास के अंदर क्या आते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक, साथ में क्या आती है, मेंटल यानी कि मानसिक, फिर उसके बाद आती है सोशल, सामाजिक, और फिर क्या आती है, इमोशनल। ये सारे मिलकर एक बच्चे का क्या करते हैं, विकास। और ये वाला जो विकास है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये कभी बीच में नहीं रुकता है। कुछ ना कुछ हमेशा बच्चा सीखता रहता है, चाहे वो सोसाइटी से सीखे, चाहे उसके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखे, चाहे उसका मेंटल डेवलपमेंट हो। हाँ, ये वाला जो है ये कुछ टाइम पीरियड के बाद रुक जाता है। तो यानी कि अब अगर इसको इस तरीके से समझें तो ये पूरा हिस्सा विकास है अगर, तो इसका कुछ हिस्सा क्या होता है हमारा, इसका कुछ हिस्सा क्या होता है, हमारी वृद्धि होती है। अब विकास तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, डन, ये बात सही है। दूसरा, ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यानी कि एक आदमी के अंदर विकास का जो प्रक्रिया है वो अलग तरीके से होगी, दूसरे आदमी के अंदर विकास की प्रक्रिया क्या है, अलग होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का तो शारीरिक विकास पहले हो जाए और मानसिक विकास बाद में हो जाए, और दूसरे का मानसिक पहले हो जाए, शारीरिक। इसका एक क्रम है, उसी क्रम से होंगे, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। हो सकता है कोई किसी आदमी का जो विकास का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा बहुत वेरी कर जाए, यानी कि मतलब एक लड़के का विकास उसके जो आसपास का वातावरण है, जो उसकी परिवार है, जो उसका टीचर है, स्कूल है, उसके अकॉर्डिंग उसका मानसिक विकास थोड़ा सा पहले हो जाए और दूसरे को वो सुविधाएं बाद में मिले, तो विकास बाद में। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में चलने वाला बच्चा तो पहले चलना सीखेगा और बाद में बैठना सीखेगा, क्रम तो सबका सेम रहेगा। जो बच्चा पहले सिर के ऊपर कंट्रोल करना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, वो चाहे इंडिया का बच्चा हो, चाहे फॉरेन का बच्चा हो, कहीं का भी बच्चा हो, वो क्रम तो एक जैसा रहेगा, लेकिन उसके अंदर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जा सकती है, यानी कि व्यक्तित्व प्रक्रिया है। दूसरा क्या है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ता। पूछा क्या गया था, विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। सबसे पहले आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए कि ये नहीं पूछा है, तो इस नहीं के हिसाब से इस नहीं का भाई ढूंढना है अपने को। ठीक है, कई बार पेपर में हम क्वेश्चंस को ढंग से नहीं पढ़ते हैं और वो नहीं को नहीं पढ़ेंगे और उसके हिसाब से आंसर दे देंगे, कौन सा नहीं है। तीसरा पूछा गया सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता नहीं आएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अब सामान्य किसको बोला जाता है, सामान्य बोला जाता है जनरल। ठीक है, सामान्य किसको बोला जाएगा, जनरल, और विशिष्ट को क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, देखो बच्चे का जो विकास होता है ना वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है।
बात करूं, कोई बच्चा बिल्कुल छोटा सा है 2 साल का, जब उसको लिखना नहीं आता वो पेन को कैसे पकड़ता है? उसको कहा जाता है पेन पकड़ो और कुछ ड्राइंग करो, तो वो बिल्कुल 1 साल का बच्चा पेन को ऐसे पकड़ता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा ड्राइंग करना सीखता है तो वो ऐसे करके कैसे भी ड्राइंग कर देते हैं। जैसे जैसे उसके अंदर मेच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है, तो वो अपनी 2 फिंगर से पेन को पकड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। यानी कि उसका विकास पहले कैसा था? सामान्य विकास था, और फिर धीरे धीरे क्या बन गया? उसका विशिष्ट बन गया। तो विकास का जो नियम है वो कहता है कि विकास का नियम जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशेष की तरफ होता है, और वहां पर लिखा हुआ है सामान्य से विशेष की ओर आगे नहीं बढ़ता। इसका मतलब नहीं का भाई नहीं, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। अगला और देख लेते हैं, ये अंतःक्रिया है। अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है? अभी बताया कि विकास है, उसके अंदर 4 पक्ष होते हैं। उसके अंदर शारीरिक पक्ष भी देखा जाता है, मानसिक भी है, सोशल भी है और इमोशनल भी। इसमें से सारे पक्षों का होना जरूरी है। अगर एक पक्ष भी रुक गया तो बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। देखो एग्जाम्पल देकर दिखाती हूँ तुम्हें। कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, वो बच्चा खेल नहीं सकता, ठीक है। वो बच्चा खेल नहीं सकता यानी कि शारीरिक रूप से कमजोर है। अब वो बच्चा खेलेगा नहीं तो उसके दोस्त नहीं बनेंगे, यानी कि अगर खेलेगा नहीं, शारीरिक रूप से वो क्या था? कमजोर था, ये सही नहीं था, तो उसके दोस्त नहीं बनेंगे। दोस्त नहीं बनेंगे तो उसके अंदर सामाजिकता नहीं आएगी। वो व्हील चेयर पर बैठा है तो उसके अंदर सामाजिकता नहीं आएगी। अब हम समाज से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, दोस्तों से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वो चिड़चिड़ा रहने लग जाएगा, उसका इमोशंस हैं वो क्या होंगे? डिगमिगा जाएंगे, वो चिड़चिड़ा रहने लग जाएगा, यानी कि उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं हो रही। अब वो क्या करेगा? घर में रहना शुरू कर देगा, वो विद्यालय नहीं जाएगा, ठीक है। वो जहां शिक्षा मिल रही होगी वहां नहीं जाएगा, तो उसका मानसिक विकास भी नहीं होगा। यानी कि ये सारे के सारे पक्ष एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इन सब की क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। सारे पक्षों का मजबूत होना जरूरी है। एक पक्ष भी कमजोर हो गया तो बाकी सारे पक्षों के अंदर भी गड़बड़ी कर देगा। तो यानी कि हमसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, या नहीं दे दिया, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? किसने सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत पर अधिक बल दिया? किसने सामाजिक निर्मितवाद, पहले बात तो ये दोनों वर्ड उठाओ, सामाजिक निर्मितवाद। जो निर्मितवाद का सिद्धांत देने वाले थे, कंस्ट्रक्शन थ्योरी जिसने दी थी, निर्मितवाद। निर्मितवाद बच्चा खुद करके सीखता है, बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट बोला जाता है। बच्चा खुद अपने संज्ञान से कुछ क्रिया को करके सीखता है। बच्चा चप्पल काट के उसके टायर बनाकर गाड़ी बना रहा है तो वो क्या है? एक लिटिल साइंटिस्ट है, और वो खुद करके सीखता है। अब खुद करके अपने संज्ञान से सीखेगा या समाज से सीखेगा? तो यानी कि जो निर्मितवाद का या कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी को देने वाले कौन थे? कंस्ट्रक्टिव थ्योरी को देने वाले कौन थे? 2 बंदे थे। एक तो पढ़ते हैं इसके अंदर हम जीन पियाजे को, और दूसरा पढ़ते हैं हम वाइगोत्स्की को। जो जीन पियाजे थे वो बच्चे को कहते हैं लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक। और ये कहते हैं कि बच्चा अपना कहां से सीखता है? संज्ञान से सीखता है, ठीक है। संज्ञान के अंदर सूचनाओं का भंडार ग्रह करता है, संज्ञान के अंदर उनको फिर आगे साइंटिफिक तरीके से किसी चीज को करके सीखता है। और ये क्या कहते हैं? संज्ञान से सीखता है। और ये क्या कहते हैं वाइगोत्स्की? बच्चा कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। बच्चा जब समाज में आता है तो उसके अंदर सोशलिटी आती है, उसके अंदर मॉरलिटी आती है, उसके अंदर शब्दों का भंडार आएगा। वो उसके सामने जो समस्या आएगी उस समस्या को हल करने के तरीके ढूंढेगा, समाज से सीखेगा। यानी कि दोनों ही निर्मितवाद थे, जीन पियाजे भी और वाइगोत्स्की भी। पर वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? समाज से। अकेला वर्ड आता निर्मितवाद, और यहाँ पर ऑप्शन होता जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, बोथ, मतलब दोनों ही नहीं है और दोनों ही है। तब तो हमारा आंसर क्या बन जाता? तब तो हमारा आंसर बन जाता कि पियाजे भी हैं और वाइगोत्स्की भी हैं, यानी कि बोथ वाला ऑप्शन आ जाता अगर यहाँ पर सामाजिक नहीं आता। क्योंकि जीन पियाजे थे वो सामाजिकता की बात नहीं करते थे, वो संज्ञानात्मक विकासात्मक विकास की बात करते थे।
वो संज्ञान से सीखने की बात करते थे, और वाइगोत्स्की है वो किसकी बात करते थे कि बच्चा समाज से सीखता है। तो यहाँ पर सामाजिक वर्ड दे दिया, इसकी वजह से हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर क्या होगा, इस सामाजिकता की वजह से हमारा आंसर क्या आएगा, वाइगोत्स्की। सामाजिक ना दिया होता तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों थे। संज्ञानात्मक निर्मितवाद पूछते तब कौन आ जाते, पियाजे। एक होता है संज्ञान, संज्ञान क्या होता है, एक होता है हमारे अंदर ज्ञान और एक हमारे अंदर होते हैं संज्ञान। ज्ञान और संज्ञान में भी डिफरेंस है। ज्ञान क्या होता है, जो हमारी 5 सेंसेस से, इंद्रियों से सीखते हैं, और संज्ञान क्या होता है, उन सेंसेस ने जितना स्टोर किया उसके आगे फिर प्रतिक्रिया देते हैं, फिर उसके अंदर हम हमारा जो चिंतन करते हैं उसको क्या कहा जाता है, संज्ञान कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट देखो, यह करो और यह न करो कौन कहता है। यहां पर किसकी बात, कौन से थ्योरी की बात आती है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मन के बारे में बताया गया, और ये बताने वाले कौन थे, सिगमंड फ्राइड थे। यानी कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री करवा देती हूँ ताकि आगे वाले क्वेश्चन तुम आराम से सोल्व कर पाओ। एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ये क्या थे, मनोचिकित्सक थे और मनोरोगियों के ऊपर परीक्षण किया करते थे। यानी कि मन के जो रोगी थे उनका निरीक्षण किया करते थे, और मनोरोगियों पर निरीक्षण करते करते इन्होंने क्या बताया कि इनके अंदर जो मेंटल सिचुएशन है जो बिगड़ी हुई है, ये लिबिडो के कारण बिगड़ी हुई है। और लिबिडो क्या होती है, एक ऊर्जा होती है, काम शक्ति होती है, और उस जिसके अंदर वो ऊर्जा पॉजिटिव है तो आदमी का बिहेवियर पॉजिटिव होगा, और अगर लिबिडो नेगेटिव है तो आदमी का बिहेवियर क्या रहेगा, नेगेटिव। यानी कि जो आदमी के अंदर काम शक्ति की प्रवृत्ति पाई जाती है, अगर उसको संतुष्टि तो मिल जाती है तो उसका नेचर पॉजिटिव रहेगा, और उसको संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो उसका नेचर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। जितने भी रेपिस्ट हैं, जितने भी बलात्कारी हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं लिबिडो से जो ऊर्जा शक्ति मिलती है उसके अंदर संतुष्टि नहीं होती किसी टाइम में, किसी टाइम पीरियड में, तब वो जाकर ये रेपिस्ट बन जाते हैं या बलात्कारी बन जाते हैं। यानी कि उन्होंने कहा जो ऊर्जा का संग्रह है आदमी के अंदर, वो पूरा का पूरा किसकी वजह से है, काम शक्ति की वजह से। यानी कि इनका जो जितना भी एक्सपेरिमेंट थे, जितनी भी इनकी धारणाएं थी सिगमंड फ्राइड की, उन्होंने काम शक्ति की प्रवृत्ति को ही इंपॉर्टेंस दी, इसीलिए इनको गंदा मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मनोविज्ञान के अंदर गंदा मनोवैज्ञानिक किसको कहा गया, तो वो कौन थे, सिगमंड फ्राइड। इन्होंने 3 तरीके से डिवाइड किया। एक तो बोला इन्होंने स्थलाकृति, दूसरा बोला इन्होंने गत्यात्मक, और तीसरा बोला इन्होंने लैंगिक। स्थलाकृति को बोलते हैं ये टॉपोग्राफिकल थ्योरी। 3 थ्योरी दी थी इन्होंने, टॉपोग्राफिकल। इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना, आगे वाले क्वेश्चन कई सारे इससे सॉल्व हो जाएंगे। इसको इंग्लिश में बोला इन्होंने डायनेमिक, और इसको इन्होंने बोला सेक्सुअल। इन्होंने किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे, मनोविश्लेषणात्मक इंग्लिश में क्या कहेंगे, साइको एनालिटिकल थ्योरी। इन्होंने क्या दी थी, साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी, और साइको एनालिटिकल थ्योरी में इन्होंने 3 थ्योरी अलग अलग दी। एक तो दी टॉपोग्राफिकल थ्योरी, दूसरी दी डायनेमिक थ्योरी, तीसरी दी सेक्सुअल थ्योरी। इसके अंदर वो क्या कहते हैं कि जो आदमी का मन है, वो एक आदमी का जो मस्तिष्क है वो हिमखंड के बराबर है, यानी कि बर्फ के टुकड़े की तरह है, और वो 3 तरीके का पाया जाता है, चेतन मन, अर्धचेतन मन। ये वर्गीकरण अपनी कॉपी में लिखना है तो लिख सकते हो, काफी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। अचेतन मन। फिर डायनेमिक थ्योरी में वो क्या कहते हैं कि आदमी के अंदर एक प्रवृत्ति पाई जाती है, इद, ईगो और सुपर ईगो,
और यहाँ पर उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई। लैंगिक अवस्थाएं कितनी बताई इन्होंने? 5 अवस्था। मुखीय, गुदीय, लैंगिक, सुप्तावस्था और जनेंद्रिय। अभी इस क्वेश्चन में हम इसकी बात करते हैं, यह करो, क्योंकि ऑप्शन ये वाले दे रखे हैं, इद, ईगो और सुपर ईगो। ये करो, ये न करो, कौन सी अवस्था है? ये कौन सी अवस्था होती है? ये आदमी की सुपर ईगो होती है। अब सुपर ईगो तो तब पता चलेगा ना जब हमें इद और ईगो का पता हो। जो इद होती है वो क्या होती है? यहाँ पर आदमी पशु प्रवृत्ति का आदमी होता है, बहुत ही स्वार्थी होता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। देखो इन सब का आधार उन्होंने किसको माना था? इन सब का आधार उन्होंने बोला था लिबिडो। लिबिडो क्या है? एक ऊर्जा शक्ति है। और ऊर्जा कौन सी है? ये ऊर्जा कौन सी प्रवृत्ति की पाई जाती है? काम शक्ति। काम शक्ति ऊर्जा प्रवृत्ति, ये नाम दिया इन्होंने। तो ये जो इद होता है प्रवृत्ति, ये जो इद होता है इसके अंदर ये काम शक्ति की प्रबलता ज्यादा होती है। आदमी अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। उसको सिर्फ प्रेजेंट के साथ जीना है, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाए। अब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, यानी कि इसके अंदर आदमी को क्या माना जाता है? पशु प्रवृत्ति का आदमी माना जाता है। और ये आदमी के अंदर जन्मजात होती है। ठीक है, यहाँ ये वाली चीज है, ये आदमी के अंदर क्या होती है? जन्मजात होती है। और इसके अंदर क्या बोला गया? आदमी क्या है? दानव का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, डेविल इन ए पर्सन। इसकी मेन बातें लिख लो। इसके अंदर आदमी स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, पशु प्रवृत्ति का होता है, दानव इन ए मैन बोला जाता है। इसके अंदर लिबिडो के ऊपर कंट्रोल नहीं करता आदमी, और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी गलत डायरेक्शन में भी चला जाता है। फिर आता है सुपर ईगो। ईद को पढ़ लिया हमने, ये जन्मजात पाई जाती है, जन्म के साथ ही होती है। फिर आती है ये सुपर ईगो। ये क्या होती है? आदर्शवादी स्थिति होती है, यानी कि आदमी अपने आदर्शों की तरफ इतना बुरी तरीके से बढ़ जाता है कि वो उसके मन को के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं कि आदमी के अंदर मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। पूछा जाता है कि मानसिक स्थिति बिगड़ने का कारण क्या है? सुपर ईगो। यानी कि आदमी अपनी इच्छाओं को दबाकर आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ जाता है, और उसको क्या कहा जाता है? समाज को क्या दिखाता है? वो बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी है। उसके अंदर भी लिबिडो होता है, लेकिन वो क्या करता है? उसके ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पर वो कंट्रोल नहीं करता, यहाँ वो कंट्रोल करता है। यहाँ भी समाज के साथ समायोजित नहीं रहता, यहाँ पर भी समायोजित नहीं रहता। यानी कि इसको भी कुसमायोजित बोला जाता है, और तीसरी अवस्था को भी कुसमायोजित बोला जाता है। पर पहली अवस्था तो क्या थी? पशु प्रवृत्ति। इसको तो बोला जाता है डेविल इन ए मैन, और इसको बोला जाता है एंजल इन ए मैन। ठीक है, ये आध्यात्मिक जो आदमी होते हैं या आदर्शवादी जो आदमी होते हैं कि किसी भी स्थिति में अपने रूल्स को नहीं बदलेंगे, उनको उनमें क्या पाई जाती है? सुपर ईगो। उनके दिमाग में यही रहता है, मैं ये करूं, ये मैं ना करूं। यहाँ नहीं सोचता मैं करूं या ना करूं, यहाँ तो ये होता है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मुझे ये काम करना है, चाहे शाम दंड भेद कुछ लगाना पड़े, मुझे ये काम करना है। पर यहाँ पर स्थिति कैसी रहती है? मैं ये काम करूं या मैं ये काम ना करूं। आदमी हमेशा दुविधा में रहता है, कुसमायोजित रहता है, आदर्शवादी की स्थिति में रहता है, एंजल इन ए मैन बोला जाता है। और क्या रहता है ये? और क्या रहता है? ये आदर्शवादी रह गया, बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता की बात करता है, और कुसमायोजित रहता है, यानी कि समाज के साथ बैलेंस इसका भी नहीं होता। अब बात आती है ईगो की। ईगो क्या करता है? इद और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है, नियंत्रण बनाने का काम करता है। ठीक है, और ये जो ईद है ये जन्मजात पाई जाती है, ये 2-3 वर्ष में आ जाती है, और ये 5-6 वर्ष में आ जाती है। और बुढ़ापे में तो ये बहुत ज्यादा हावी होती है। जो बुढ़ापे की तरफ होते हैं वही आदमी ज्यादा आध्यात्मिकता की बात करते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है ईद और सुपर ईगो के ऊपर बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? तो ईगो वाले जो आदमी होते हैं, जिसके अंदर ईगो प्रवृत्ति पाई जाती है, वो आदमी ईद और सुपर ईगो पर क्या करते हैं? कंट्रोल करने का काम करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं, या हम कहेंगे नियंत्रण करने का काम करते हैं। यानी कि ज्यादा अच्छी प्रवृत्ति वाले आदमी कौन से बोले जाए? ईगो। अब आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में साइकोलॉजी को छोड़कर क्या सुना है? इस आदमी में तो बहुत ईगो है, ये अच्छा नहीं है। वो एक अलग तरीका है। यहाँ पर ये क्या थे? सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, उसके अंदर मन की 3 स्ट्रक्चर बताए थे, इद, ईगो और सुपर ईगो। तो इद और सुपर ईगो पर कंट्रोल कौन करता है? ईगो। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो इद को क्या बोला जाता है? डेविल इन ए पर्सन।
ठीक है। ईगो को क्या बोला जाता है? मैन इन ए मैन। और सुपर ईगो को क्या बोला जाता है? सुपर ईगो को क्या बोला जाता है? एंजल इन ए मैन। एंजल इन ए मैन। यानी कि यहां पर तो ये क्या है? दानव। और यहां पर ये क्या है? मानव। और ये क्या है? देव। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? ये करो या न करो, यानी कि असमंजस की स्थिति में कौन रहता है? इद। अच्छा, इसको हिंदी में बताऊं तो इसको बोला जाता है इद, इसको बोला जाता है अहम, और इसको बोला जाता है परम अहम। परम अहम। तो कौन सी स्थिति आ गई? परम अहम। परम अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड। अब ये वही फ्राइड है जो अभी एक्सप्लेन किए थे। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के अंदर अतृप्त इच्छा कौन सी होती है? सिगमंड फ्राइड किसकी बात करते हैं? लिबिडो की बात करते हैं, काम शक्ति की बात करते हैं। वो धन की कोई बात ही नहीं करते, धन की कोई भी बात नहीं करते, सुख की कोई बात, सुख के लिए भी बोल दे एक बार, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जो इद, वो क्या करता है? वो सुख की प्राप्ति करता है। संतान की प्राप्ति की कोई बात नहीं होती। और क्या बोला था उन्होंने? आदमी के अंदर क्या पाई जाती हैं? काम वासनाएं पाई जाती हैं। और इसी को उन्होंने क्या दिया था? लिबिडो। जब आदमी का ये लिबिडो असंतुलन की अवस्था में होता है तब वो क्या बन जाता है? दानव बन जाता है। ठीक है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और जो सिगमंड फ्राइड को गंदा मनोवैज्ञानिक भी इसीलिए कहा था कि उन्होंने कहा था कि बच्चे के अंदर काम शक्ति, काम वासनाएं जन्मजात पाई जाती हैं। जो तीसरी स्टेज बताई थी लैंगिक वाली, उस वो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें एक्सप्लेन करूंगी। वो कहते हैं कि बच्चा जन्मजात ही काम प्रवृत्ति के साथ आता है। जो अपनी माँ का दूध पीता है तब भी वो अपनी काम वासनाओं की पूर्ति कर रहा होता है। तो यहाँ पर सुख की प्राप्ति के लिए अपनी काम वासना, सुख की प्राप्ति कहाँ से लेता है? वो लिबिडो से लेता है। तो इन दोनों के कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छाएं कौन सी है? अतृप्त इच्छाएं कौन सी हैं? काम वासनाएं। क्योंकि उन्होंने अपनी थ्योरी का आधार ही इसको माना था। ठीक है। अपनी थ्योरी का आधार इन्होंने किसको माना था? लिबिडो को माना था। लिबिडो क्या है? एक तरह की क्या है आदमी के अंदर? ऊर्जा, या क्या है? ये काम वासना। और वो कहते हैं ये जन्मजात पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्राइड ने क्या माना? देखो, फ्राइड ने कई छोटी छोटी डेफिनेशंस दी थी, जैसे कि लिबिडो की डेफिनेशन दे दी। ऐसे ही उन्होंने कहा था, एक लिबिडो की दी, उन्होंने कौन सी दी? एक तो उन्होंने लिबिडो की दी, फिर इन्होंने काम शक्ति की दी, काम शक्ति या काम वासना की, और एक इन्होंने दी थी नार्सिज्म की। नार्सिज्म क्या होता है? जो आदमी अपने आप में मस्त रहता है, अपने आप में ही खुश रहता है, अपने आप को ही सुखी मानता है, अपने आप को ही बहुत ज्यादा सुंदर मानता है, सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है, उसको क्या कहा जाता है? नार्सिज्म। और ये भी किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। बालक को अपने आप में मस्त रहना, ये कब रहती है? ये अवस्था कब आती है बालक में? अपने आप में मस्त कब रहता है? शैशवावस्था में। उसके बाद तो 70 टेंशन आ जाती है उसकी जिंदगी में। थोड़ा सा बड़ा होगा, स्कूल नहीं जाना, शब्द नहीं सीखना, पढ़ना नहीं सीखना, उसके पास वो टॉय है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है? अपने आप में मस्त रहे। सिर्फ उस टाइम पर उसको क्या चाहिए होता है? उसको दूध चाहिए होता है खाने के लिए। ठीक है। अगर वो गिल्ला हो गया, उसने टॉयलेट कपड़ों में कर दिया, तो उसको सूखे कपड़े चाहिए होते हैं, और उसको गोदी चाहिए होती है, या फिर उसको अपनी माँ का दूध चाहिए होता है। शैशवावस्था में बच्चा अपने आप में मस्त रहता है, और उसको फ्राइड ने क्या दिया था? नार्सिज्म। इस बात को उन्होंने क्या कहा था? नार्सिज्म। नार्सिज्म की डेफिनेशन ही है कि अपने आप में मस्त रहना, अपने आप में खुश रहना, अपने आप को सुंदर समझना, अपने आप को ही सब कुछ समझना। ये किसमें पाई जाती है? शैशवावस्था में अधिकता होती है इसकी। ठीक है। ऐसे तो जब बच्चा 14-15 साल का हो जाता है, किशोरावस्था में, वो बार बार अपने आप को शीशे में देखता है, अपने आप को हीरो समझता है, उस टाइम पर भी नार्सिज्म पाया जाता है। लेकिन ज्यादा नार्सिज्म की भावना कब पाई जाती है? अपने आप में मस्त। क्योंकि उस टाइम पर जो किशोरावस्था है उसको तूफान, दबाव व संघर्ष की अवस्था बोला गया था स्टैनली हॉल में। वो बच्चा तनाव में रहता है, मैं क्या करूं, मैं क्या बन जाऊं,
मैं छोटा हूं या मैं बड़ा, वो द्वंद्व की स्थिति में रहता है, वो संघर्ष की स्थिति में रहता है, वो तूफान दबाव की स्थिति में रहता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे के अंदर वो भावना नहीं पाई जाती, इसलिए नार्सिज्म सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? शैशवावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याजे। अब प्याजे, अभी पिछली थ्योरी थी वो किसकी थी? सिगमंड फ्राइड की। और सिगमंड फ्राइड का 3 तरीके से वर्गीकरण था, जिसमें से मैंने इद ईगो और सुपर ईगो वाला एक्सप्लेन कर दिया, बाकी 2 किसी और क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। प्याजे के अनुसार, अब प्याजे कौन थे? स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था? ये केस स्टडी करते थे। अब केस स्टडी में ये क्या करते थे? इंटरव्यू मेथड से, यानी कि इंटरव्यू लेते थे अलग अलग आदमियों के बीच में, और उसके अंदर उनकी मानसिक स्थिति को समझते थे, और उसके बाद इन्होंने अपना एक थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? संज्ञानवादी थ्योरी, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, या इसी को बोला जाता है संज्ञानवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी विकास सिद्धांत, या इसी को बोला जाता है विकासात्मक सिद्धांत, ठीक है। और ये कब से कब थे? 1923 से लेकर 1932 के बीच में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। और ये एक्सपेरिमेंट किस पर करते थे? अपने ही बच्चों पर करते थे। इनके 3 बच्चे थे, एक लड़का और 2 लड़की। अपने ही बच्चों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बच्चों पर प्रयोग किए थे, ठीक है। और ये इनका जो तरीका था वो क्या होता था? ये जो इंटरव्यू मेथड होता है उस तरीके से ये बच्चों पर प्रयोग किया करते थे। और क्या बनता है यहाँ से क्वेश्चन? ये किसकी स्टोरी बता रही हूँ मैं? सारी जीन प्याजे की। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे ये? स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था? ये किसकी बात करते थे? संज्ञान की बात करते थे। इनके इस थ्योरी के अंदर काफी सारे वर्ड्स आते हैं। ये संज्ञान की बात करते थे, ये स्कीमा की बात करते थे, ये समायोजन की बात करते थे, ये आत्मसात्कीकरण की बात करते थे। ये सारे शब्द इनकी थ्योरी में से निकल कर आते हैं। आत्मसात्कीकरण, ये समावेशन की बात करते थे, ये संतुलन की बात करते थे, और क्या दिया था इन्होंने? एक संक्रिया शब्द दिया था, ठीक है। और इसके साथ मैं अपनी मर्जी से जोड़ देती हूँ ज्ञान की बात नहीं करते थे, संज्ञान की बात करते थे। देखो, इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो खुद करके सीखते हैं। अब सीखेंगे कैसे? जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके साथ ही उनके कुछ परसेप्शंस होती हैं, जैसे कि उनकी इंद्रियां काम कर रही होती। अब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको अपनी माँ का दूध पीने के लिए, यानी कि चूसने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चे ने जन्म लिया उसी टाइम पर उसके अंदर क्या थी? चूसने की प्रवृत्ति थी। यानी कि बच्चा कुछ प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है, ठीक है। पकड़ना, चूसना, ये उनको जन्म जाता था। यानी कि जो बच्चा ज्ञान होता है ना, ज्ञान एक तो होता है ज्ञान और एक होता है संज्ञान। ज्ञान तो क्या होता है? हमारा नॉलेज, जो नॉलेज होती है हमारी वो तो ज्ञान होता है। और संज्ञान क्या होती है? कॉग्निटिव, यानी कि बच्चा जन्म से ही अपनी ज्ञानेंद्रियों का, अपनी सेंसेस का यूज करके सीखता है। वो जीभ से, वो नाक से, कान से, आंख से, त्वचा से, यानी कि स्पर्श करके, टेस्ट से, या किसी चीज को सुनकर, या आंख से देखकर या सूंघकर वो कुछ ज्ञान ग्रहण कर लेता है। जब उसके अंदर ज्ञान आ गया तो उस ज्ञान का फिर आगे कन्वर्ट करता है वो चिंतन के अंदर, ठीक है। जो ज्ञान था उसको चिंतन के अंदर कन्वर्ट करता है, उसके अंदर थिंकिंग लगाना शुरू करता है। उस ज्ञान का सदुपयोग करके वो अपने माइंड में क्या बना लेता है? संज्ञान बना लेता है, ठीक है। और ये संज्ञान, ये ज्ञान, ये चिंतन, ये मतलब जो विवेक है, ये आदमी के कहाँ स्टोर हो जाता है? ये स्कीमा में। यानी कि स्कीमा क्या करता है? सूचनाओं का भंडार करे। यहाँ पर क्या होती हैं? सूचनाएं। जितना भी सीखता आदमी, जो भी सीख रहा है, वही सूचनाएं, सूचनाओं का संगठित स्टोर हाउस,
जो भी सीखा वो आदमी के कहाँ स्टोर होती गई, स्कीमा में स्टोर होती गई। ठीक है। एक बिल्ली रोज घर में दूध पीने आती है और माँ उस बिल्ली को देखते ही आवाज निकालती है म्याऊ, और बूढ़ी दादी ये कह देती है कि ये बिल्ली है। एक काला रंग का जानवर घर में रोज दूध पीने आता है, जैसे ही वो जानवर आता है माँ उस जानवर को देखकर म्याऊ की आवाज निकाल देती है और दादी ये आवाज लगाती है कि बिल्ली आ गई है, दूध दे दो। तो बच्चे को ये समझ में आ गया, काला रंग का छोटा सा जो जानवर है जिसकी 4 टांगे हैं, एक पूंछ है, वो दूध पीता है आकर, उसकी साउंड म्याऊ है। ये सब उस बच्चे के कहाँ स्टोर हो गया, उसकी स्कीमा में स्टोर हो गया। उसकी स्कीमा में बहुत सारी सूचना एकत्रित होती गई और वो उन सूचनाओं को स्टोर करता गया और सीखता गया। अब वो वातावरण के साथ समायोजन जब बढ़ाने की बात आती है, यानी कि अडेप्ट करने की बात आती है, तो सूचनाएं जितनी स्टोर थी उसके साथ वातावरण को अडेप्ट तो कर लेता है तो संतुलन बन जाता है, और अडेप्ट नहीं करता तो संतुलन नहीं बनता। अब संतुलन के लिए यानी कि अडेप्टेशन के लिए, यानी कि वातावरण के साथ समायोजन बच्चा कितने तरीके से करता है। वातावरण के साथ समायोजन, वातावरण के साथ समायोजन, ये कौन कहते हैं, जीन पियाजे। यानी कि वातावरण के साथ समायोजन करना मतलब अडेप्टेशन। इंग्लिश के नाम जरूर याद कर लेना क्योंकि हिंदी में इनके नाम बदल जाते हैं, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, हिंदी में मीनिंग बहुत सारे निकलते हैं। अडेप्टेशन कितने तरीके से करेगा, 2 तरीके से करेगा। एक को तो बोला जाता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, और एक को बोला जाता है अकोमोडेशन। हिंदी में भी नाम बताऊंगी। इसको तो बोला जाता है आत्म सात्विकरण, और इसको बोला जाता है समावेशन। जो स्कीमा के अंदर जितनी सूचनाएं इकट्ठी हुई थी, जो उसने संज्ञान से जितनी सूचनाओं को भंडार किया था, उनको सूचनाओं का प्रयोग करके और वो कुछ सीखता है बच्चा, तो बोला जाता है एसिमिलेशन या आत्म सात्विकरण। और सीख लिया, उसके मन में कोई दुविधा नहीं आई तो वो बैलेंस में रहा। अगर सूचनाओं को चेंज करके, यानी कि जितनी स्कीमा में सूचनाएं पड़ी थी पहले से स्टोर थी, उसको थोड़ा सा चेंज करके और फिर नया ज्ञान लेता है, उसको बोला जाता है अकोमोडेशन या समावेशन। ठीक है। अब जब रोज बिल्ली आती थी, बच्चा बोलता था, बच्चा थोड़ा थोड़ा फिर उसके अंदर उसके शब्दों की उत्पत्ति होने लगी, वो थोड़ा बोलने लग गया। तो जैसे ही बिल्ली आती है वो अपनी माँ को, दादी से पहले ही अपनी माँ को कहता है कि म्याऊ, दूध, बिल्ली आ गई, दूध दे दो। यानी कि सूचनाएं थी कि काले रंग की बिल्ली आती है, म्याऊ की साउंड आती है और दादी दूध के लिए बोलती है। ये तो क्या था, वो पुरानी सूचनाओं के आधार पर यहाँ पर वो क्या कर गया, एसिमिलेशन कर गया, आत्म सात्विकरण कर गया। लेकिन एक दिन बिल्ली की जगह पर कुत्ता आ गया, साइज थोड़ा सा ही बिल्ली से बड़ा था, काले रंग का था और दूध मतलब पूंछ थी उसकी, और आवाज बच्चे ने निकाली कि मम्मा म्याऊ दूध। तो माँ झटक से बोलती है कि बिल्ली नहीं है ये कुत्ता है, बिल्ली नहीं है ये कुत्ता है। तो बच्चे का क्या बन गया, बच्चे का एक बार असंतुलन बन गया, यानी कि उसका वो समायोजन नहीं कर पाया उस स्थिति के साथ, वो एक बार के लिए क्या बन गया, असंतुलन बन गया। फिर बच्चे ने सीखा कि बिल्ली ही काले रंग की नहीं होती, कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली की पूंछ नहीं होती, कुत्ते की भी हो सकती है। और माँ ने कहा कि म्याऊ नहीं है, हाउ है या भाऊ है, यानी कि कुत्ते की आवाज निकाल कर बताए। तो बच्चे ने क्या किया, अकोमोडेट किया, अपने जो पुरानी सूचनाएं जो स्कीमा में पड़ी हुई थी उनको अपडेट किया, और उन्होंने सीखा कि बिल्ली म्याऊ निकालती है, कुत्ता हाउ निकालता है। यानी कि उसने वातावरण के साथ क्या किया, समावेशन किया, और दोबारा से वो असंतुलन की अवस्था से संतुलन की अवस्था में आ गया, यानी कि वो क्या कर गया, समावेशन कर गया। पुरानी सूचनाओं के आधार पर सीख लेना क्या होता है, एसिमिलेशन, और पुरानी सूचनाओं में बदलाव करके सीख लेना क्या कहलाता है, अकोमोडेशन। बार बार ये दोनों डेफिनेशन पूछी जाती हैं, इसलिए इतना जोर लगा रखा है। याद करने का ट्रिक, अब हर चीज को रट्टा नहीं मारना, उसको एक तरीके से रट्टा मारा जाता है। देखो यहाँ पर क्या आता है, डबल एस, और डबल एस का मतलब क्या होता है, सिमिलर, यानी कि जो सूचनाएं थी उनसे ही सीख लेना, तो क्या हो गया, सिमिलर। और सूचनाओं को सी का मतलब चेंज, यानी कि स्कीमा को क्या कर दिया, चेंज, स्कीमा के अंदर चेंज ले आया, अकोमोडेशन,
स्कीमा के अंदर चेंज नहीं लाया, सिमिलर तरीके से सीखा, एसिमिलेशन। एक को आत्मसात्कीकरण बोला जाता है, एक को समावेशन बोला जाता है। स्कीमा क्या था? सूचनाओं का संगठित स्टोर हाउस। अब आती है बात, ये सब डेफिनेशन ये डिफाइन हो गया। संक्रिया यानी कि संज्ञान को यूज करके जो आदमी संक्रिया करता है, जो उनको चेतन मन में लेकर आता है या उनको सीखना स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं संक्रिया। अब यहाँ पर देखो क्या पूछा गया। प्याजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में क्या कहलाती है? तो जीव विज्ञान में ये क्या कहलाएंगी? स्कीमा। मानसिक संरचना यानी कि किसकी बात करता है? मानसिक संरचना। अब ये जो मानसिक संरचना का व्यवहारगत के अंदर लेकर आना। आत्मसात्कीकरण तो क्या था? एसिमिलेशन। अनुकूलन क्या था? ये जो समायोजन बोलते हैं। समंजन कुछ बोला ही नहीं था उन्होंने, तो क्या बच गया? मानसिक संरचना। और मानसिक संरचना किसकी बात करते हैं? सूचनाओं की। ये मन की एक संरचना है जिसके अंदर सूचना इकट्ठी होती हैं। तो आंसर क्या बन गया हमारा? स्कीमा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अतार्किक चिंतन की अवस्था। देखो अब वही जीन प्याजे जो अभी एक्सप्लेन किया, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, यानी कि बच्चे की एज के हिसाब से अवस्थाएं दी थी। अब इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। पूरा जाएगा क्या इधर? इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। जीन प्याजे ने कितना वर्गीकरण किया था? 4 अवस्थाएं। जीन प्याजे के हिसाब से अलग अलग मनोवैज्ञानिक की अलग अलग अवस्थाएं आएंगी। तो जीन प्याजे ने बच्चे को कितनी अवस्थाओं में बांटा था? 4। फर्स्ट थी तो उसमें बोला था सेंसरी मोटर स्टेज। इंग्लिश में याद रखने की कोशिश किया करो क्योंकि ये नाम बदलते नहीं है, हिंदी वाले बदल जाते हैं, फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो। सेंसरी मोटर स्टेज, इसी को बोला जाता है संवेदी क्रिया। ठीक है, इसी को बोला जाता है गामक। फिर आता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको बोला जाता है पूर्व संक्रिया। पूर्व संक्रिया। फिर तीसरा आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये कब आता है? इसको क्या बोला जाता है? ठोस संक्रिया, या क्या बोला जाता है? मूर्त संक्रिया। और फिर चौथा आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। टाइम कितना हो गया? इसको बोला जाता है औपचारिक संक्रिया। थोड़ा सा स्पीड से करते हैं, शायद टाइम ज्यादा। औपचारिक संक्रिया। एक तो इनकी एज पूछी जाती है, जो एज के हिसाब से ये पूछा जाता है कि कौन सी उम्र में कौन सी संक्रिया होती है। देखो पहले वाली में मैंने ऑपरेशन वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ ऑपरेशन है, यहाँ ऑपरेशन है। और यहाँ पर क्या है? सेंसरी मोड, यानी कि बच्चा जो बहुत छोटा होता है तो किससे सीखता है? बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, अपनी जो 5 सेंसेस होती हैं उनसे सीखता है। एक बार साथ साथ में इनकी एज और लिख लो। ये वाली एज होती है 0 से 2, ये होती है 2 से 7 और 2 से 7 वर्ष, ये होती है 7 से 11 या 7 से 12, और फिर ये आ गई 11 या 12 के बाद की। किसी बुक में 11 लिखा होता है, किसी बुक में 12 लिखा होता है। आप इसको 11 मान के चल लो क्योंकि एनसीईआरटी में 11 लिखा है, बाकी और अच्छी अच्छी बुक्स में इसको 12 भी लिखा है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन इतने क्लोज नहीं आते, आप उसको जज कर पाओगे। जो 0 से 2 वर्ष की आयु होती है उसमें बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है। टेस्ट से सीखा, उसने टच करके देखा, उसने उसको टच करके फील किया, या सूंघ कर या देख कर। यानी कि बच्चा 0 से 2 साल में वो कोई भी उसके अंदर संक्रिया नहीं हो रही होती है, वो क्या करता है? वो सेंसेस से सीखता है, इसीलिए उसको संवेदी बोला जाता है, इसीलिए उसको गामक क्रियाएं बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर संक्रिया शब्द का यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पर बच्चा क्या नहीं करता? यहाँ पर बच्चा चिंतन नहीं करता है। ठीक है, चिंतन करेगा तभी उसके अंदर, उसकी स्कीमा के अंदर संक्रिया होगी, उसके स्कीमा के अंदर ऑपरेशन होंगे। स्कीमा अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। यानी कि यहाँ पर चिंतन नहीं करता। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा चिंतन करने लग जाता है, लेकिन चिंतन कैसा होता है उसका? अतार्किक चिंतन होता है। अतार्किक, तर्क नहीं होते उसके चिंतन के पीछे। ठीक है, तीसरी स्टेज है, इसमें बच्चा
चिंतन करता है, लेकिन चिंतन कैसा करता है? मूर्त चिंतन करता है, यानी कि उसके सामने जो चीजें, कंक्रीट ठोस, इसीलिए बोला उसके सामने मैंने 4 बच्चों को खड़ा कर दिया और कहा कि इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, तो वो उसको हाइट के हिसाब से तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा देते हैं। फिर मैंने बच्चे हटा दिए और मैंने उनको कहा एक बच्चा 160 सेंटीमीटर का है, दूसरा उससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तीसरे वाले से 10 सेंटीमीटर कम है। अब बच्चे उसके सामने नहीं है तो वो रीजनिंग नहीं लगा पाता। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, एक सर्कल के चारों तरफ 6 लड़कों को बैठाया, 3 के मुंह अंदर की तरफ थे, 3 के बाहर की तरफ थे, और एक उसके राइट में बैठा था, दूसरा उसके राइट के सेकंड लेफ्ट में बैठा था। यानी कि वो हम क्या बनाते हैं? रीजनिंग बनाते हैं। वो पिक्चर हमारे सामने नहीं होती, उसको क्या बोला जाता है? अमूर्त, यानी कि चिंतन। उसको क्या बोला जाता है? पिक्चर सामने नहीं होती तो क्या बोला जाता है? अमूर्त। और पिक्चर सामने है तो क्या बोला जाता है? मूर्ति सामने है, यानी कि मूर्त। यहाँ पर चिंतन करता है लेकिन मूर्त चिंतन करता है। और मूर्त के साथ ही मैं क्या कह दूं? तार्किक। फर्स्ट स्टेज क्या थी? चिंतन ही नहीं करता। दूसरी स्टेज में अतार्किक चिंतन करता है। तीसरी में तार्किक चिंतन करता है, लेकिन तार्किक चिंतन कैसा होगा? मूर्त होगा। और चौथी स्टेज है किशोरावस्था में आने के बाद बच्चा रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता है। हालांकि आजकल स्कूलों में तो 5वीं 6ठी से शुरू करवा देते हैं, बट ये जीन पैजे के हिसाब से, जो मनोवैज्ञानिक थे जीन पैजे, उसके हिसाब से 1823 से 1832 के बीच में इन्होंने काम किया था। तो ये यहाँ पर क्या कहते हैं? तार्किक करता है और कैसा करता है? अमूर्त, यानी कि अमूर्त चिंतन करता है। बिना फोटो को देखे हुए, बिना मूर्तियों को देखे हुए चिंतन बैठाना शुरू कर देता है। ठीक है, 11-12 अवस्था में। देखो 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है। 6 साल का बच्चा कौन सी क्लास में होता है? फर्स्ट क्लास में होता है। अब 5वीं करेगा तो कितने साल का हो गया? 5वीं करेगा तो वो 5वीं करेगा तो 5 साल में करेगा, यानी कि 11। अब ये 11-12 साल का बच्चा यानी कि छठी 7वीं 8वीं में होगा। और वहां पर आपको क्या सिखाया जाता है? मैथ के अंदर की बात करूं, सरफेस एरिया, वॉल्यूम सिखाया जाता है। अब कहा कि एक टंकी की लंबाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, उसका वॉल्यूम निकालो। क्या टंकी आपके सामने लाई जाती है? नहीं लाई जाती। आप कैसे चिंतन करते हो? आप वहां पर अपना चिंतन करते हो ना मैथ को सोल्व करने के लिए, तो वो कैसा होता है? तार्किक होता है। तर्क तो लगाते हो कि जब सरफेस एरिया निकाला तो आपने 2 ही डायमेंशन लिए थे, एल और बी, लेकिन जब वॉल्यूम निकाल रहे हो तो आप उसमें हाइट को भी कंसिडर कर रहे हो, यानी कि आप तार्किक चिंतन कर रहे हो। और तार्किक चिंतन कौन सा कर रहे हो? अमूर्त। ये वाली जो स्टेज होती है, ये वाली फर्स्ट स्टेज है, जिसके क्या बोला जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज। इसके अंदर क्या करता है? अब बच्चा मतलब कंसेप्ट बिल्डिंग, मतलब जैसे कोई चीज को उसके सामने लेकर आए और उठाकर दूसरी तरफ रख दी, तो बच्चा उसको ढूंढने की कोशिश करता है। ये इस स्टेज में आती है। दूसरी स्टेज आती है तार्किक चिंतन वाली। इसके अंदर क्या होता है? उत्क्रमणशीलता का अभाव होता है। अब उत्क्रमणशीलता का अभाव, या मैं बोलूं अनुत्क्रमणशीलता की अधिकता, इसका मतलब क्या होता है? 2 गिलास लिए, दोनों गिलास में कोल्ड ड्रिंक डाल दी, ठीक है। फिर इस गिलास को, एक को तो इसमें डाल दिया और एक को इस बड़े वाले में डाल दिया। अब बच्चा क्या कहता है? ये सेम कोल्ड ड्रिंक इसमें डाल दी और ये वाली इसमें डालेगी। बच्चा क्या कहता है कि मैं तो ये वाली लूंगा, ये वाली ज्यादा होती है। यानी कि उसका एक ही चीज देखता है। उसने क्या देखी? सिर्फ लंबाई देखी। उसने ये नहीं देखा कि ये पतला भी तो हो गया। यानी कि वो वॉल्यूम देखते टाइम सिर्फ उसका एक पक्ष देखता है। उसको क्या बोला जाता है? कंजर्वेटिव नेचर। यानी कि ये जो दूसरी अवस्था होती है, इसमें कंजर्वेटिव नेचर नहीं होता। उसको क्लासिफिकेशन नहीं आता, उसको वर्गीकरण नहीं आता, उसको डेट, महीने, तारीख का ज्ञान नहीं होता। जब तीसरी अवस्था होती है, इसमें डेट, महीने, तारीख का ज्ञान हो जाता है। ये रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। उसको पता लग जाता है कि अगर इसकी लंबाई बढ़ गई तो इसका जो चौड़ाई है वो कम हो गई। यानी कि वो चीजों को रिवर्स करके दूसरा कंसेप्ट से भी देखने लग जाता है। ये तीसरी अवस्था होती है। इसके अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। उत्क्रमणशीलता बोला जाता है उसको। और जो चौथी स्टेज होती है, इसमें तो क्या करता है बच्चा? तार्किक मूर्त चिंतन करता है। अब क्वेश्चन को देखो, अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक यानी कि तर्क तो कर रहा है, लेकिन तर्क कौन सी अवस्था में कर रहा है? अतार्किक। और अतार्किक की एज क्या बताई थी मैंने? 2 से 7। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? 2 से 7। ये अवस्था कौन सी होती है? 7 से 12 वाली, तार्किक। इसको क्या कहा जाता है यहाँ पर? तार्किक मूर्त चिंतन। और इसको क्या बोला जाता है? तार्किक अमूर्त चिंतन। और पहले इसमें दे ही नहीं रखी, तो पहले क्या होती थी? उसके अंदर अचिंतन होता है, कोई चिंतन ही नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शायद टाइम ज्यादा हो रहा है, एक बार और देखो। बालक के अंदर जिस अवस्था में वर्गीकरण समानता भिन्नता बता देता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, पिछला क्वेश्चन के अंदर क्या बताया था, ये वाली तीसरी स्टेज, इसके अंदर क्या बता देता है, वो वर्गीकरण करने लग जाता है, समानता भिन्नता ये सब बताने लग जाता है, यानी कि मूर्त तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। अब ये कॉन्क्रीट स्टेज, ठोस संक्रिया, मूर्त संक्रिया कब से कब थी, 7 से 11 या 7 से 12। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 2 से 7। अब 2 से 7 में तो क्या करता है, अतार्किक चिंतन करता है, यहाँ पर तार्किक चिंतन करता है, तो आंसर क्या रहेगा, 7 से 12। 7 से 12 अभी एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट देखो, बालक जिस आयु में खेल, अनुकरण व भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को पुष्ट करता है, यानी कि कॉपी करने लग जाता है। माँ जैसी रोटी बना रही है, बच्चे ने भी वैसी बनाने की कोशिश करी। माँ टीवी में जो शब्द सुनता है उसको वो क्या करता है, कॉपी करने लग जाता है। अब 0 से 5 तो मैंने कोई स्टेज ही नहीं बताई, ये तो वैसे ही खत्म हो गया। अब ये अनुकरण, माँ को कॉपी, क्या ये 7 से 12 की उम्र में करता है, नहीं। 12 वर्ष के बाद ये तो किशोरावस्था आ जाती है, तो कौन सी अवस्था रहेगी, 2 से 7 वर्ष। अब 2 से 7 वर्ष कौन से वाली थी, 2 से 7 वाली को क्या बोला गया था, पूर्व संक्रिया, प्री ऑपरेशनल बोला गया था, या पूर्व संक्रिया, यानी कि जिसके अंदर बच्चा चिंतन करता है, और चिंतन कैसा करता है, अतार्किक चिंतन, एक्सप्लेन किया था, उसी से निकाल लेना। किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है, देखो परिपक्वता यानी कि बच्चा किशोर हो गया है, बच्चे के अंदर मेच्योरिटी आ गई है, तो मेच्योरिटी कौन सी उम्र में आती है, किशोरावस्था में बच्चे के अंदर मेच्योरिटी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड ने काम शक्ति का नाम क्या दिया, पीछे क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, फ्रायड ने काम शक्ति को क्या दिया था, संवेग। संवेग की बात तो कौन करते थे, जीन पैजे। नार्सिज्म की बात फ्रायड करते थे, लेकिन वो यहाँ पर क्या कहते थे, बच्चा अपने आप को ही मस्त समझता है, उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। तो काम शक्ति, काम शक्ति किसको दिया था, लिबिडो, यानी कि जिसको बोला था लिबिडो क्या है, एक आदमी के अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसका नाम क्या दिया था, काम शक्ति। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, जो फ्रायड समझाया था, फ्रायड जब समझाया था, कौन सी स्लाइड में था, ये मनोलैंगिक अवस्थाएं कितनी दी थी, ये 1, 2, 3, 4 और नीचे वाली 5। तो फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं दी थी, 5। एक बार थोड़ा स्पीड से लिखवा देती हूँ फिर से, 5 अवस्थाएं कौन कौन सी थी। पहली अवस्था को क्या बोला गया था, बुद्धि, अरे दूसरी थी, फर्स्ट क्या थी, मुख्य, मुख से संतुष्टि प्राप्त करता है, दूसरी थी गुदीय, तीसरी थी लैंगिक, चौथी थी सुप्तावस्था, जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंच जाता है तो वो एक गंदा सा बालक बाहर खेल कर आता है गंदे कपड़ों में, क्वेश्चन नहीं गया भाई वो तो, एक क्वेश्चन गया, 5 अवस्थाएं पूछी हुई थी, 5वां अवस्था लिखवा देती हूँ यहाँ पर, उसका आंसर था 5। कौन कौन सी अवस्थाएं थी, पहली अवस्था क्या थी, मुख्य, टाइम पीरियड पूछ लिया जाता, दूसरी क्या थी, गुदीय, तीसरी क्या थी, लैंगिक, चौथी क्या थी, सुप्तावस्था, सुप्तावस्था, और 5वीं क्या थी, जेनेटिकल, जनेंद्रिय। ठीक है, जो मुख्य अवस्था होती है ये 0 से 18 महीने के बच्चे के अंदर पाई जाती है। गुदी अवस्था 18 माह से मंथ से लेकर 3 वर्ष के बच्चे में पाई जाती है, ये 18 मंथ है। ठीक है, लैंगिक अवस्था पाई जाती है 3 से 5, 3 से 5 वर्ष के बच्चे में पाई जाती है। फिर आ जाती है बच्चे के अंदर सुप्तावस्था, बच्चा उसमें क्या करता है, सुप्तावस्था में वो गली में दोपहर में घर वाले सो रहे होते हैं, गलियों में खेलने जाता है, गांव की गलियों में घूमता रहता है, जोड़ में से पानी पी लेता है, किसी भी मटके टैप से पानी पी लिया, बॉल को उठा, वो टीवी में जो ऐड आती है ना, दाग भी अच्छे हैं, वो करता है गंदे हाथ और अपने यहाँ लगा लेता है, यानी कि दाग भी अच्छे हैं। ये कैसी अवस्था होती है, सुप्तावस्था। इसके अंदर जो फ्रायड थे वो ये कहते हैं कि काम वासना की शक्ति 0 हो जाती है, इस टाइम पर काम वासना उस बच्चे की, उसकी लिबिडो पावर, उसकी काम वासना 0 हो जाती है, यानी कि इसकी उम्र पाई जाती है 5 से 12 वर्ष, और फिर ये क्या है, 12 वर्ष के बाद।
ठीक है। जो गुदी अवस्था है इसमें बच्चा क्या करता है, जो अपनी माँ का दूध पी रहा होता है वहां से अपनी काम वासना की पूर्ति कर रहा होता है। ऐसा सिगमंड फ्रायड ने कहा। लैंगिक मनोवैज्ञानिक थे वो, लैंगिक मनोवैज्ञानिकता की तरफ उनका ज्यादा ध्यान था, इसीलिए उनको गंदा मनोवैज्ञानिक भी बोला जाता है। गुदी अवस्था में यहाँ पर तो क्या किया जाता है बच्चे को, जैसे कि दूध पीना, माँ का दूध पीना, माँ का दूध पीना। यहाँ पर क्या दी जाती है उसको, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, शॉर्टकट में करा रही हूँ, किसी दिन थ्योरी करवाऊंगी तब उसको एक्सप्लेन करूंगी। टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। लैंगिक अवस्था में वो कहते हैं कि बच्चे के अंदर दो ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक होती है ऑडिपस और दूसरी क्या होती है, इलेक्ट्रा। लड़कों में तो, बॉयज में तो क्या पाई जाती है, ऑडिपस, और लड़कियों में क्या होती है, इलेक्ट्रा। इसीलिए लड़के अपनी माँ के क्लोज होते हैं, ऑडिपस ग्रंथि के कारण काम वासना की पूर्ति के लिए माँ के क्लोज माने जाते हैं, ऐसा सिगमंड फ्रायड ने कहा। और लड़कियां फादर के क्लोज होती हैं। ऑडिपस और इलेक्ट्रा किसी देश के राजा थे, बाद में राजा बने, और इसके ऊपर एक स्टोरी है ऑडिपस और इलेक्ट्रा, और ये सिगमंड फ्रायड ने 3 से 5 की अवस्था में बोला। सुप्तावस्था में क्या होती है कि उनकी जो काम वासनाएं होती हैं वो सुप्ता लेटेंसी स्टेज में आ जाती हैं। और जनेंद्रिय अवस्था क्या होती है, यहाँ पर बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है और उसके अंदर प्रजनन शक्तियां बढ़ जाती हैं। इंग्लिश में नाम याद करवाऊं तो इसको बोला जाता है ओरल, इसको बोला जाता है एनल, और इसको बोला जाता है फैलिक, इसको बोला जाता है लेटेंसी, और इसको क्या बोला जाता है, जेनेटिकल। ठीक है, तो कितनी अवस्थाएं दी थी लैंगिक अवस्था, 5 अवस्थाएं दी थी। ये हो गया। नेक्स्ट देखो, किस अवस्था में बालक, ऑडिपस और बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है। किस अवस्था में बालक में ऑडिपस और बालिका में इलेक्ट्रा, तो कौन सी अवस्था थी वो, लैंगिक अवस्था। अभी एक्सप्लेन किया, वो अवस्था का नाम क्या था, लैंगिक अवस्था, पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखो, व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूतियों का महत्व किसने दिया। सामाजिकता की बात कौन करते थे, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। सामाजिकता की बात कौन करते थे, वाइगोत्स्की करते थे। लेकिन मनोसामाजिकता नहीं लिखा क्या, लेकिन अब इसके अंदर वाइगोत्स्की ऑप्शन में नहीं है। फ्रायड, सिगमंड फ्रायड किसकी बात करते थे, सिगमंड फ्रायड ने किसकी बात की थी, मनोविश्लेषणात्मक। कोलबर्ग किसकी बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे। जीन पैजे किसकी बात करते थे, संज्ञानात्मक की बात करते थे। अब बचे कौन, एरिक्सन, और इसके साथ ही एक बात करूं, वाइगोत्स्की, ये किसकी बात करते थे, दोनों ही किसकी बात करते थे, सामाजिकता की बात करते थे। ठीक है, अब बात आए कि ये इन सब का 3 का तो हिसाब कर दिया, एरिक्सन और वाइगोत्स्की में से दोनों ऑप्शन में आ जाए तो वाइगोत्स्की की तरफ जाना है। वाइगोत्स्की ने बात की थी सामाजिकता और संस्कृति की, और एरिक्सन ने बात की थी मनोसामाजिकता की। ये जो एरिक्सन थे इन्होंने किसकी बात की थी, मनोसामाजिकता की बात की थी। लेकिन सामाजिकता के ऊपर सबसे ज्यादा काम किसने किया था, वाइगोत्स्की ने। सामाजिकता, संस्कृति और भाषा, इनकी बात तो इन्होंने की थी वाइगोत्स्की ने, और एरिक्सन ने की थी। इन्होंने 8 स्टेज दी थी, एक आदमी को जीवन से लेकर मृत्यु तक 8 स्टेजेस में डिवाइड किया था। जबकि वाइगोत्स्की थे, इन्होंने कोई स्टेजेस नहीं दी थी। इन्होंने क्या कहा था, विकास है वो निरंतर क्रिया है। वाइगोत्स्की का ये ग्राफ बनता है, और एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं दी थी। 8 अवस्थाएं बहुत ज्यादा है, एक्सप्लेन फिर कभी किसी और क्वेश्चन में करूंगी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के स्वायत्ता है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी ये किसने की थी, ये एरिक्सन की थी। ठीक है, बुक के नाम है वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। और सोसाइटी वर्ड आ गया तो वाटसन तो किसकी बात करते थे, व्यवहारवाद की बात करते थे। जॉन डीवी थे, इन्होंने, ये तो हम अधिगम वाली जो शिक्षण पेडागोजी के अंदर पढ़ते हैं हम, जॉन डीवी शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु, इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया था। ये क्या थे, मनोविश्लेषणात्मक साइको एनालिटिकल थ्योरी देने वाले थे। तो चाइल्डहुड और सोसाइटी की बात किसने की थी, एरिक्सन ने की थी। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास अभी बताया, एरिक्सन की कितनी अवस्थाएं हैं जी, 8 अवस्थाएं हैं। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी को 8 अवस्थाओं में बांटा था। वो 8 अवस्थाएं काफी बड़ी हैं, किसी और क्वेश्चन में किसी और दिन उसको एक्सप्लेन करूंगी। कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, अब कोलबर्ग
टाइम कितना हो गया। कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत भी अगली स्लाइड में करूंगी। विवेक की ये भी अगली स्लाइड में, कन्वेंशनल ये भी अगली स्लाइड में। क्लास को यहीं रोकते हैं, ये 2-3 क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करते हैं।